मैं आर्यन पुरातत्वविद होने के साथ साथ रहस्यमयी चीजों में खास रुचि रखता था। इसीलिए जब मुझे राजस्थान के काल भैरव जंगल में खुदाई का नेतृत्व करने का मौका मिला तो मैं एक पल भी सोचने में नहीं लगा। मेरे साथ मेरी टीम थी, कियारा जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और इस काम में मेरी साझेदार भी, विक्रम जो हमारी टीम का विशेषज्ञ था, और कुछ और सदस्य जो खुदाई में मदद कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने हमें रोकने की कोशिश की। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा ये जंगल जागता है और जो इसके नियम तोड़ता है वह कभी वापस नहीं लौटता। मैंने हंसकर उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया, पर पता नहीं क्यों उनकी आंखों में छिपे भय ने मेरे दिल में हल्की सी सरसराहट पैदा कर दी। खुदाई शुरू हुई और पहले ही दिन हमें एक काले पत्थर की मूर्ति मिली। ये किसी स्त्री की मूर्ति थी, अत्यधिक सुंदर, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सूनापन था, जैसे वह हमें घूर रही हो। नीचे लिखा था, श्रापित भूमि, यहां प्रेम और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कियारा ने कहा, अजीब है ये लेख, किसी प्राचीन भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन इसका भावार्थ स्पष्ट है। हमने मूर्ति को शिविर के पास सुरक्षित रख दिया और खुदाई जारी रखी। शाम होने लगी तो विक्रम ने मजाक में कहा, क्यों ना आज यहीं जंगल में रुककर देखते हैं ये भूत प्रेत वाली बातें कितनी सच है। मैंने हामी भर दी, लेकिन जैसे ही रात बढ़ने लगी जंगल का वातावरण बदल गया। हवा में अजीब सा ठहराव आ गया। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और अचानक चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, मानो कोई हमें देख रहा हो, हमारे बहुत करीब खड़ा हो। मैंने खुद को दिलासा दिया, हवा होगी, लेकिन तभी पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलने लगीं। हमारी टीम के 2 सदस्यों ने बताया कि उन्होंने किसी साए को इधर उधर भटकते हुए देखा है। अचानक पास के पेड़ों से कोई बूढ़ी औरत की हंसी गूंजी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कियारा ने मेरी बांह पकड़ ली, उसकी हथेली पसीने से भीगी थी। ये हमारी कल्पना हो सकती है ना? मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक झोपड़ी की छत पर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। हम सब जड़ हो गए। विक्रम ने टॉर्च उठाई और छत की ओर रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर जब हम वापस मुड़े तो हमारी मूर्ति अपने आप हमारे बीच में रखी थी, जबकि हमने उसे शिविर में छोड़ा था। अब हमें समझ आ रहा था, ये सिर्फ जंगल नहीं था, ये कुछ और था। रात गहराती जा रही थी। जंगल में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे कोई हमें देख रहा हो, हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। तभी अचानक तेज हवा का एक झोंका उठा और पेड़ों की शाखाएं झन्ना उठीं। एक डरावनी सरसराहट के साथ तूफान ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। टेंट के बाहर सूखी पत्तियां और धूल उड़ने लगी। हमारा शिविर हिलने लगा और तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी। कोई दर्द से कराह रहा था। यह सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं टॉर्च उठाकर आवाज की दिशा में बढ़ा। विक्रम और कियारा ने मुझे रोका, लेकिन किसी अनजानी ताकत ने मुझे खींच लिया। घने पेड़ों के बीच, जहां चांद की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी, मैंने देखा एक युवती अचेत अवस्था में पड़ी थी। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक अजीब रहस्य छिपा था। उसके चेहरे पर हल्की चांदनी पड़ रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी पलकें लगातार कांप रही थीं, जैसे कोई सपना देख रही हो। उसके होंठ गहरे लाल थे, जैसे अभी अभी किसी ने उन पर सिंदूरी रंग लगा दिया हो। लेकिन जो सबसे डरावना था, वो थे उसके शरीर पर गहरे घाव। उसकी बाहों और पैरों पर गहरे नाखूनों के निशान थे, मानो किसी जानवर ने उसे नच डाला हो। मैं उसके करीब पहुंचा। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन अचानक मैंने देखा कि उसके घाव अपने आप भरने लगे। मेरी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ये कैसे हो सकता था? घाव धीरे धीरे सिकुड़ रहे थे और कुछ ही सेकंड में उसकी त्वचा एकदम साफ हो गई, जैसे वहां कोई जख्म था ही नहीं। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन न जाने क्यों मैंने डर को नजरअंदाज किया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसका शरीर हल्का था, लेकिन उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। कियारा की आवाज पीछे से आई, आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? वह और विक्रम मेरे पीछे आ चुके थे। मैंने हकलाते हुए कहा, यह लड़की जख्मी थी, लेकिन उसके घाव वो अपने आप ठीक हो रहे हैं।
कियारा ने युवती को देखा और उसकी आंखों में चिंता झलकने लगी। कुछ गड़बड़ है आर्यन, ये जगह है और अब ये लड़की। तभी युवती की आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी आंखों के गहरे काले रंग ने मेरे भीतर कहीं एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। वे आंखें वो इंसानों जैसी नहीं थीं। हवा एक बार फिर से हर उठी। कहीं दूर उल्लू ने जोर से चीख मारी। युवती की आंखें धीरे धीरे खुली। उनकी गहराई में कुछ ऐसा था जिससे मेरा शरीर कांप उठा। वे आंखें एक अनदेखे अंधकार से भरी थीं, मानो वे केवल देख नहीं रही थीं बल्कि मेरे भीतर कहीं झांक रही थीं। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ मुझे देखा और धीमी मगर रहस्यमय आवाज में बोली, मैं रतिप्रिया हूं। उसकी आवाज किसी पुराने संगीत की तरह कानों में गूंज उठी। रतिप्रिया, यह नाम अजीब था पर सुंदर भी। मैंने उससे पूछा, तुम यहां जंगल में इस हालत में कैसे पहुंची? वह हल्के से हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो मेरी रूह तक ठंडी कर गया। मैं बहुत समय से यहीं हूं, शायद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मेरी प्रतीक्षा? मैंने हकलाते हुए पूछा। उसने मेरी आंखों में गहरी नजर गड़ा दी और कहा, हां आर्यन, तुम्हें मैं बहुत पहले से जानती हूं। उसकी बातें मेरे भीतर अजीब सी बेचैनी भर रही थी। यह कैसे संभव था? मैं उसे पहली बार देख रहा था, फिर भी उसकी आवाज मेरे मन के किसी कोने में जानी पहचानी लग रही थी। कियारा पास खड़ी थी और उसने संदेह भरी नजर से रतिप्रिया को देखा। यह असंभव है, तुम आर्यन को कैसे जानती हो? रतिप्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मेरे अंदर एक अजीब सा खिंचाव पैदा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसकी आंखों में खोता जा रहा हूं, जैसे वह मुझे अपनी ओर खींच रही हो। कियारा मेरे पास आई और मेरी बांह पकड़ ली। आर्यन, ये लड़की कुछ छिपा रही है। मुझे इस पर भरोसा नहीं हो रहा। मैंने खुद को झटका और उसकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। वह जख्मी थी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन तभी हवा में फिर से एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। जंगल के कोनों से सरसराहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई हमें देख रहा हो। पास के पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलने लगी। विक्रम ने घबराकर कहा, क्या किसी को महसूस हो रहा है कि यहां कोई और भी है? मैंने चारों ओर देखा। दूर घने अंधेरे में कुछ परछाइयां हिलती हुई दिख रही थीं, परछाइयां जो इंसानों की नहीं लग रही थीं। रतिप्रिया ने मुस्कान के साथ धीरे से कहा, अब जब तुम आ गए हो तो सब शुरू होने वाला है। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। ये कौन थी और यह मुझसे क्या चाहती थी? रात के सन्नाटे में दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। विक्रम दस्तावेजीकरण के लिए अपने कैमरे और टॉर्च के साथ पुराने खंडहर की ओर बढ़ा। मैं और कियारा कैंप में थे, जबकि रतिप्रिया चुपचाप आग के पास बैठी हुई थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी अनदेखे खेल का हिस्सा हो। खंडहर में घुसते ही विक्रम को अजीब सा एहसास हुआ। वहां की हवा भारी थी, दीवारें काले धुएं से ढकी थीं और उन पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं, कुछ इंसानों जैसी, कुछ राक्षसी और कुछ ऐसी जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वे चित्र जैसे हिलने लगे। विक्रम को लगा कि ये उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर लिखे एक संस्कृत श्लोक पर पड़ी। वह धुल झाड़कर उसे पढ़ने लगा। यक्षिणी, रतिप्रिया, श्रापित प्रेम, अमर, मृत्यु। जिसने इसे जगाया वह भी श्रापित होगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पीछे हटा और बाकी दीवारों को देखने लगा। वहां उकेरी गई कहानियों में दिख रहा था कि एक सुंदर स्त्री प्रेम में धोखा खाकर एक राक्षसी बन गई थी और उसने पूरे गांव को श्रापित कर दिया था। गांव के लोग धीरे धीरे अजीब तरीके से मरे रहे थे। कुछ हवा में लटक गए, कुछ के शरीर भीतर से जल गए और कुछ ऐसे गायब हुए कि फिर कभी नहीं मिले। रतिप्रिया, वही नाम, वही आंखें। विक्रम को एहसास हुआ कि यह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं थी, वह कोई और ही शक्ति थी, शायद कोई यक्षिणी। विक्रम ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और सब रिकॉर्ड करने लगा। उसे तुरंत आर्यन और टीम को बुलाना था। वह जल्दी से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी उसने सुना, विक्रम। एक धीमी पर गहरी आवाज, जैसे किसी ने उसका नाम लिया था। उसने झटके से पीछे देखा
वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां अब स्थिर नहीं थीं। वे हल्की हल्की हिल रही थीं, मानो जिंदा हो। विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया। उसने खुद को संभाला और दौड़कर बाहर जाने लगा, लेकिन अचानक उसके पैरों के पास एक काली परछाई लहराने लगी। वह धीमे धीमे लंबी होती गई और फिर अचानक हवा में उछलकर विक्रम के ऊपर गिर पड़ी। उसने जोर से चीख मारी। वह अंधेरे में गिर पड़ा। उसके हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे हो गए। उसकी टॉर्च नीचे गिर चुकी थी और केवल कैमरे की हल्की रेड लाइट चमक रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कोई चीज उसे पीछे खींच रही थी। विक्रम चीखा, छोड़ो मुझे, लेकिन उसकी आवाज खंडहर के पत्थरों में गुम हो गई। कैंप में बैठे हुए मुझे अचानक झटका लगा। दूर जंगल से किसी की चीख आई थी। यह चीख विक्रम की थी। मैंने कियारा और रतिप्रिया की ओर देखा। कियारा घबरा गई थी, लेकिन रतिप्रिया, वह हल्के से मुस्कुरा रही थी। कुछ भयानक होने वाला था और शायद यह अभी शुरू ही हुआ था। विक्रम की चीख सुनकर मैं और कियारा तुरंत खंडहर की ओर भागे, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। चारों ओर घुप अंधेरा, ठंडी हवाओं में अजीब सी फुसफुसाहटें। हमारे पुकारने के बावजूद विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। हम टॉर्च की रोशनी में इधर उधर उसे तलाशते रहे, लेकिन वहां सिर्फ टूटी फूटी दीवारें और कुछ बिखरे हुए कागज थे। मेरा दिल किसी अनजाने डर से कांप उठा। अचानक पास ही बहती नदी से एक भयावह आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज पानी में हिल रही हो। कियारा और मैं दौड़ते हुए वहां पहुंचे, और जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी पानी पर डाली, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। विक्रम, वह नदी के ठंडे पानी में उल्टा तैर रहा था। उसका शरीर निर्जीव था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। उसकी गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से पकड़कर घसीटा हो। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी आवाज कांप रही थी। कियारा सुन्न खड़ी थी। उसके चेहरे पर भीषण भय झलक रहा था। हमने तुरंत विक्रम के शरीर को बाहर निकाला, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। वह मर चुका था, और यह कोई साधारण मौत नहीं थी। आर्यन, यह सब उसी लड़की की वजह से हो रहा है। कियारा का स्वर क्रोध और डर से कांप रहा था। रतिप्रिया, ये कोई इंसान नहीं, कुछ और है। हमें यहां से चले जाना चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे कान सुन्न पड़ चुके थे, लेकिन तभी पीछे से एक धीमी मीठी मगर अजीब सी आवाज आई। तुम इतने परेशान क्यों हो आर्यन? मैंने मुड़कर देखा। रतिप्रिया वहीं खड़ी थी। सफेद चांदनी में उसकी छाया भी नहीं पड़ रही थी। उसकी काली आंखें चमक रही थीं और होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह जानती थी कि क्या हुआ है। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा पूरा शरीर जैसे जड़ हो गया। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उसका चेहरा देखते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उस सुंदरता में कुछ अजीब, कुछ अस्वाभाविक था। विक्रम मारा गया है और तुम। मैं बोल नहीं पाया। वह आगे बढ़ी और धीरे से मेरी ठुड्डी छू ली। मुझे पता है, लेकिन जो बीत गया उसे भूल जाओ आर्यन। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो मेरे दिमाग पर चढ़ने लगा। मैं उसकी आंखों में खोने लगा, जैसे वे दो काले भंवर हों जो मुझे अपने भीतर खींच रहे थे। आर्यन, संभल जाओ। कियारा ने मेरा कंधा पकड़कर झकझोंडा। तुम समझ क्यों नहीं रहे? हमें यहां से जाना होगा अभी। मैंने धीरे से कियारा की पकड़ छोड़ा दी। नहीं कियारा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे नहीं पता था कि ये मैंने अपने होश में कहा था या फिर रतिप्रिया के सम्मोहन में। रात घिर आई थी और जंगल के भीतर हलचल बढ़ने लगी थी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने पूरे माहौल को जकड़ लिया हो। मैं अब पूरी तरह रतिप्रिया के प्रभाव में था। उसकी आवाज जैसे कानों में मिश्री घोल देती। उसकी छुअन से मेरा पूरा शरीर सुन्न हो जाता। आर्यन, चलो यहां से। कियारा ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में भय था, लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुन रहा था। नहीं कियारा, मैं यहीं रहूंगा। मेरे होंठों से ये शब्द निकले, लेकिन वे मेरे अपने नहीं लग रहे थे। तभी झाड़ियों के पीछे से एक वृद्ध व्यक्ति निकला। उसकी सफेद दाढ़ी थी, माथे पर भभूत का टीका और आंखों में अद्भुत चमक। बेटा, तुम बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हो। उसकी भारी आवाज सुनकर कियारा तुरंत आगे बढ़ी।
पंडित गोविंदनाथ जी, कृपया इसे बचाइए। कियारा की आवाज में बेबसी थी। पंडित जी ने मुझे ध्यान से देखा, फिर रतिप्रिया की ओर मुड़े। मैं जानता था कि तुम फिर आओगी। रतिप्रिया हल्के से मुस्कुराई। तुम अब तक जिंदा हो पंडित। उसकी आवाज में जहर घुला था। मैं सिर्फ जिंदा नहीं हूं, बल्कि अब तुम्हारे इस खेल को खत्म करने भी आया हूं। पंडित गोविंदनाथ ने अपनी माला कसकर पकड़ी और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक तेज हवा चलने लगी। रतिप्रिया के चारों ओर धूल का भंवर बनने लगा और उसके चेहरे पर क्रोध उभर आया। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगी? मैं अब भी जड़ खड़ा था। मेरी आंखों के सामने अजीब दृश्य बन रहे थे, जैसे समय पीछे जा रहा हो। मैंने खुद को पुराने समय में देखा, एक विशाल महल, सुनहरी रोशनी और मैं एक राजकुमार। मेरे सामने रतिप्रिया थी, मगर एक अलग रूप में। लाल साड़ी पहने, गहनों से लदी, मगर आंखों में वही सम्मोहन। तुम मेरे हो आर्यन, तुम हमेशा से मेरे थे। मैं चौंक गया, ये क्या हो रहा है? पंडित जी की आवाज गूंजी, याद करो आर्यन, ये तुम्हारी आत्मा से बंधी हुई है। ये एक यक्षिणी है जो प्रेम में धोखा खाने के बाद श्रापित हो गई थी। ये आत्मा बार बार तुम्हें ढूंढती रही ताकि तुम इसके साथ मृत्यु के बंधन में बंध जाओ। रतिप्रिया जोर से हंसी। हाँ, मैं यक्षिणी हूं और आर्यन सिर्फ मेरा है। अचानक उसकी आंखों से लाल चमक निकली और उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ने लगे। उसके होंठों से रक्त की कुछ बूंदें टपकीं और फिर उसका असली रूप प्रकट हुआ। एक भयावह छवि, सुनहरे नेत्र, लंबे नुकीले नाखून और हवा में तैरता हुआ शरीर। आर्यन, आओ हम साथ चलें। उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती गूंज जैसी थी। मैं पूरी तरह उसके प्रभाव में था, लेकिन तभी नहीं कियारा जोर से चीखी और मंत्रों की माला मेरी ओर फेंक दी। जैसे ही वह मेरे गले में पड़ी, मेरे दिमाग में अचानक सब कुछ साफ होने लगा। मैं कहां हूं? मैं घबराकर पीछे हटा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रतिप्रिया का क्रोध अपने चरम पर था। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, कुछ ऐसा जो ना तो जला हुआ था और ना ही पूरी तरह सड़ा हुआ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर भय भर रहा था। पंडित गोविंदनाथ अपने मंत्रों का जाप कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज अब कमजोर पड़ने लगी थी। रतिप्रिया के होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। आर्यन, अब कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। तुम मेरे हो हमेशा से और हमेशा के लिए। उसकी आंखें गहरी लाल हो गईं और मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर सुन्न पड़ रहा है। एक अदृश्य ताकत मुझे पीछे खींच रही थी। अचानक मेरे चारों ओर सब कुछ धुंधला पड़ने लगा, जैसे मैं किसी और ही संसार में प्रवेश कर रहा था। आर्यन, मत जाओ, कियारा की चीख मेरे कानों में गूंजी, लेकिन मैं अब भी हिल नहीं पा रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज मेरे आसपास गूंजी। आर्यन, रुक जाओ। मैंने चौंक कर देखा। मेरे सामने विक्रम खड़ा था, लेकिन वो विक्रम नहीं जिसे मैंने जिंदा देखा था। उसकी आंखें खाली और उदास थीं। उसका शरीर धुंधला और पारदर्शी था। विक्रम, मेरा गला सूख गया। आर्यन, मत भूलो, मैं भी यही भूल कर चूका हूं। उसकी आवाज गहरी और दर्द भरी थी। मैंने मुश्किल से कहा, क्या मतलब? अगर तुमने रतिप्रिया का साथ दिया तो तुम भी श्रापित हो जाओगे। तुम्हारा शरीर तो यहां रहेगा, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। मैं विक्रम की बात समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक जमीन पर दरारें पड़ने लगीं। एक गहरा गड्ढा खुल गया और उसके अंदर काला अंधकार था, इतना गहरा कि उसमें गिरने का मतलब था न खत्म होने वाली यातना। रतिप्रिया की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता आर्यन। अचानक तेज हवा चली और मेरे आसपास की हर चीज हिलने लगी। कियारा और बाकी टीम जमीन पर गिर पड़े। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें पकड़ रखा हो। और फिर एक भयानक झटका लगा। कुछ अदृश्य शक्ति ने कियारा और बाकी टीम पर हमला कर दिया। कियारा जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों में दर्द था। उसकी कलाई पर गहरे निशान उभर आए, जैसे किसी ने उसे जंजीरों से जकड़ लिया हो। बाकी टीम भी जमीन पर गिर गई। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। आर्यन, बचाओ! कियारा की टूटी हुई आवाज आई। मैंने अपने चारों ओर देखा। हर जगह सिर्फ अंधेरा था। सिर्फ रतिप्रिया की भयावह हंसी गूंज रही थी। अब मुझे एक फैसला लेना था। क्या मैं उसके साथ जाऊंगा या इस श्राप से खुद को
और अपनी टीम को बचाऊंगा। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। हवा में सड़ांत भरी ठंडक थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। हमारे कैंप के सभी सदस्य एक एक करके गायब हो चुके थे। कियारा का कोई अता पता नहीं था और अब मैं इस शापित जंगल में अकेला था, या शायद मैं अकेला नहीं था। मैं तेजी से भागता हुआ जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां एक पुराना कुआं था। कुएं की दीवारें कई और अजीब अजीब प्रतीकों से ढकी हुई थीं। अंदर झांकते ही मुझे एक भयावह दृश्य दिखा। गहरा अंधकार और बीच में खड़ी थी रतिप्रिया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। वह मुझे देख मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में प्रेम नहीं बल्कि एक अजीब सा भय समाया हुआ था। तुम आ ही गए आर्यन। उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई प्रतीत हो रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब एक सपना था या हकीकत। क्या तुम मुझे अपनाओगे आर्यन? उसकी आंखें गहरी हो गईं। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी कुएं के अंदर से सफेद धुंधली आकृतियां निकलने लगी। वे आत्माएं थीं उन लोग की जो शायद इस जंगल में पहले भी फंस चुके थे। उनकी आंखों में दर्द और करुणा थी। अगर तुमने इनकार किया तो हमेशा के लिए खो जाओगे। रतिप्रिया की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। अचानक कुएं से एक शक्तिशाली हवा निकली जिसने मुझे जकड़ लिया। मेरा शरीर जैसे सुन्न पड़ने लगा। नहीं, मैं तुम्हारा नहीं हूं, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया। रतिप्रिया की आंखों में कुछ बदला, वह गुस्से में आ गई। तो फिर तुम्हें भी उन्हीं की तरह मेरी आत्माओं में शामिल होना पड़ेगा। हवा और तेज हो गई और अचानक कुएं से कियारा की आवाज आई, आर्यन मुझे बचाओ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कियारा अंदर थी, लेकिन कैसे? मैंने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुएं की दीवारों से काली परछाइयां निकलकर मुझे पकड़ने लगी। मेरी सांसें घुटने लगी और मुझे लगा कि अब मैं हमेशा के लिए इस श्राप का हिस्सा बन जाऊंगा। रतिप्रिया अब पूरी तरह यक्षिणी के रूप में बदल चुकी थी। उसके नुकीले दांत और काले नाखून चमक रहे थे। आर्यन, फैसला करो, या तो मुझे अपनाओ या फिर हमेशा के लिए इस श्रापित जंगल में फंस जाओ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अब सिर्फ दो रास्ते थे, या तो इस शापित प्रेम को स्वीकार करूं या फिर हमेशा के लिए खो जाऊं। कुएं की दीवारों से उठती काली परछाइयां अब और तेज हो गई थीं। हवाएं भयानक स्वर में गूंज रही थीं और मैं एक ऐसी दुविधा में फंस गया था जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मेरे सामने रतिप्रिया थी, मेरी पूर्व जन्म की प्रेमिका, जो प्रेम में मिले धोखे के कारण यक्षिणी बन गई थी, और दूसरी तरफ कियारा थी जो किसी भी हाल में मुझे बचाना चाहती थी। आर्यन, ये तुम्हारा अंतिम अवसर है। रतिप्रिया की आवाज में कड़वाहट और पीड़ा थी। या तो मुझे अपनाओ या फिर इस श्रापित जंगल का हिस्सा बन जाओ। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कियारा और पंडित गोविंदनाथ ने अनुष्ठान शुरू कर दिया था। पंडित जी वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और जंगल की आत्माएं जाग उठी थीं। हर दिशा में सफेद धुंधली आकृतियां घूमने लगीं। वे आत्माएं दर्द से चीख रही थीं, जैसे किसी बंधन से मुक्त होने की कोशिश कर रही हों। रतिप्रिया, तुमने इस जंगल को श्रापित क्यों किया? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वह हंस पड़ी, एक ठंडी कपकपा देने वाली हंसी। क्योंकि मुझे धोखा मिला था। मेरे प्रेमी ने मुझसे झूठ बोला था। उसने किसी और को चुन लिया था। उसकी आंखों में लाल चमक थी। लेकिन मैं तुम्हारा वह प्रेमी नहीं हूं। नहीं, तुम वही हो। तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। मैं सदियों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी और अब तुम मुझे फिर से ठुकरा नहीं सकते। जंगल में एक भयंकर आंधी उठ खड़ी हुई। पेड़ उखड़ने लगे और जमीन कांपने लगी। कियारा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में भय था, लेकिन साथ ही एक अडिग विश्वास भी। आर्यन, तुमने हमेशा सही और गलत के बीच फैसला किया है, अब भी कर सकते हो। रतिप्रिया ने हाथ बढ़ाया और मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। उसकी पकड़ इतनी शक्तिशाली थी कि मेरा पूरा शरीर दर्द से जलने लगा। मेरे कानों में सैकड़ों चीखें गूंजने लगीं। तुम सिर्फ मेरे हो आर्यन, किसी और के नहीं। लेकिन तभी पंडित गोविंदनाथ ने अनुष्ठान का अंतिम मंत्र पढ़ा और एक तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। जंगल की आत्माएं एक साथ चिल्लाई और हवा में खुलने लगी। रतिप्रिया चीख पड़ी, नहीं, ये नहीं हो सकता।
चारों ओर भयानक सन्नाटा छा गया था। हवाएं अब शांत थीं, लेकिन मेरा मन किसी अजीब भय से कांप रहा था। रतिप्रिया मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में प्रेम था, लेकिन उसके भीतर कोई अनकही पीड़ा भी थी। मैं उसे चाहता था, लेकिन मैं उसके साथ नहीं जा सकता था। मैं एक जीवित इंसान था, और वह अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं थी। आर्यन, उसकी आवाज मेरे दिल को चीरने लगी। तुमने मुझे फिर से छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे लाल नहीं थे। वे अब एक इंसान की तरह पीड़ा में डूबी हुई थीं। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, पंडित गोविंद नाथ ने अपने अंतिम मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। मंत्रों के प्रभाव से जंगल फिर से जीवंत हो उठा। हवाएं तेज हो गईं और जमीन कंपन करने लगी। चारों ओर आग की लपटें उठने लगी और रतिप्रिया की देह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसकी आत्मा कराह उठी, लेकिन उसकी आंखें मुझसे हटी नहीं। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। मैंने देखा कि उसकी परछाई अब भी वही थी, वही रूप, वही चेहरा, वही प्रेम, लेकिन अब वह किसी धुएं की तरह हवा में विलीन हो रही थी। आर्यन, तुम मेरे हो। मैं लौटूंगी जब तक हम फिर से एक ना हो जाएं। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, और फिर वह अचानक लुप्त हो गई। जंगल शांत हो गया। पंडित गोविंद नाथ ने गहरी सांस ली और बोले, श्राप समाप्त हो गया, लेकिन क्या सच में हम वापस लौट आए? लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं था। रात के अंधेरे में जब मैं अपने कमरे में अकेला था, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई मेरी ओर देख रहा है। सपनों में वही आवाज सुनाई देती, आर्यन, मैं लौटूंगी। एक रात जब मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा, तो मुझे दूर घने अंधकार में दो लाल चमकती आंखें दिखीं। एक जानी पहचानी हंसी गूंजी, और फिर सब कुछ अंधकार में विलीन हो गया। क्या वह सच में चली गई, या वह किसी और जन्म में फिर लौटेगी?